दोस्तों नमस्कार। भारत की कट्टर हिंदूवादी सरकार और कट्टर हिंदूवादी प्रधानमंत्री मोदी जी 5 देशों के दौरे पर हैं, जिनमें से पहला देश जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं वो मुस्लिम राष्ट्र यूएई, जिसके राष्ट्र अध्यक्ष से किसी बॉलीवुड या हॉलीवुड हीरो की स्टाइल में गले मिलते हुए मोदी जी नजर आ रहे थे। इस बात का ध्यान हमें सबको रखना चाहिए, आप सभी को भी ये सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री और उनके दल के द्वारा अपने देश के मुसलमानों का निरंतर अपमान किया जाता है, उन्हें गद्दार कहा जाता है। और जब भी कभी प्रधानमंत्री विदेश खासकर मुस्लिम राष्ट्र में जाते हैं तो धर्मनिरपेक्ष बन जाते हैं और भारत में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। एक तरफ मुसलमानों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, तो दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट की भीख मुस्लिम राष्ट्रों से मांगी जाती है। आज हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता के ताने बाने और संवैधानिक मूल्यों के हक की बात करना प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। आज हमें देश के नीतिगत चरित्र में एक बेहद दर्दनाक और गहरा विरोधाभास साफ दिखाई देता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के एजेंडे में भारत के मुसलमानों से नफरत और विदेश के मुसलमानों से प्यार साफ नजर आता है। जब प्रधानमंत्री भारत में होते हैं तो कट्टर हिंदू होते हैं, और जब विदेश जाते हैं तो धर्मनिरपेक्षता की छवि के साथ विदेश जाते हैं। भारत के मुसलमानों से नफरत और विदेश के मुसलमानों से अता प्यार, ये कैसा व्यवहार प्रधानमंत्री जी का है, समझ से परे है। प्रधानमंत्री जब भी भारत वापस आएँ तो दोनों मुसलमानों देश और विदेश के मुसलमानों में अंतर जरूर बताएं कि भारत के मुसलमानों को कौन गालियां दी जाती हैं और विदेश के मुसलमानों से कौन प्यार किया जाता है। जब हमारे देश का नेता 7 समंदर पार खाड़ी देशों की धरती पर कदम रखता है तो वहाँ के मुस्लिम शासकों से बड़ी ही शाही अंदाज में मिला जाता है। अभी हमने देखा कि किस तरीके से यूएई के राष्ट्राध्यक्ष से प्रधानमंत्री मोदी जी बाहें फैलाकर मिलते हुए नजर आ रहे थे। मुस्लिम राष्ट्रों के शासकों को भाई कहा जाता है और उनके सामने निवेश के लिए रेड कारपेट तक बिछा दिया जाता है। लेकिन जैसे ही वे वापस भारत की धरती पर प्रधानमंत्री आते हैं तो इसी देश के 20 करोड़ से अधिक पसमानदा और आम भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे बयानों और आपत्तिजनक अपमानजनक भाषा और ध्रुवीकरण की राजनीति पर एक रहस्यमयी चुप्पी साध ली जाती है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। प्रधानमंत्री की अपनी खुद की पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मुसलमानों के खिलाफ नफरत उगलते रहते हैं और नफरत फैलाते हुए नजर आते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि जिन मुसलमान देशों के रुपए से हम देश के बुनियादी ढांचा अपने देश का बुनियादी ढांचा खड़ा करना चाहते हैं और उसी धर्म के मानने वाले हमारे ही देशवासियों को, जो हमारे भाई हैं, रोज अपनी देशभक्ति का सबूत आखिर उन्हें क्यों देना पड़ता है। इस दोहरे मापदंड पर आखिर प्रधानमंत्री बोलते क्यों नहीं है, चुप्पी क्यों साधे रहते हैं। किसी भी देश के विकास का पैमाना सामाजिक न्याय की मजबूत बुनियाद होती है और उसके लिए जरूरी होता है कि समानता स्थापित हो और आत्मसम्मान बरकरार रहे। लेकिन आज की नीतियां केवल आर्थिक मुनाफे को देखकर बनाई जा रही हैं। इंसान की गरिमा को तो ताड़ ताड़ करके रख दिया गया है। हमें इस आर्थिक गणित को समझने की जरूरत है, जो सरकार के इस दोहरे चरित्र की पोल खोलता हुआ ये गणित नजर आता है। प्रधानमंत्री के हाल ही में हुए इस विदेश दौरे के दौरान यूएई ने भारत में $5 अरब लगभग 41,500 करोड़ से अधिक के नए निवेश की घोषणा की है। यूएई का एनवीडी बैंक भारत के आरबीएल बैंक में $3 अरब का बड़ा निवेश करने जा रहा है। इसके साथ ही अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में $1 अरब का इन्वेस्टमेंट कर रही है। अगर हम पुराने आंकड़ों को देखें तो सन 2000 से लेकर सितंबर 2025 तक यूएई ने भारत में कुल $25.19 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है। यूएई भारत का 7वां सबसे बड़ा निवेशक है, जो मुस्लिम राष्ट्र है। देश की सरकार को मुस्लिम देशों का $25 अरब निवेश कबूल है। देश की सरकार को मुस्लिम देशों की सरकारी कंपनी एनओसी से भारत के सामरिक तेल भंडार के लिए 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल लेना मंजूर है। तो फिर अपने ही देश के भीतर रहने वाले अल्पसंख्यक समाज से इतनी दूरी और उनके खिलाफ होने वाली नफरत पर क्यों खामोशी है।
वो अपने देश के मुसलमान आपको क्यों मंजूर नहीं है। अकेले यूएई नहीं, और भी मुस्लिम राष्ट्र हैं जो भारत में इन्वेस्टमेंट करे हुए हैं, जिनमें सऊदी अरब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पिछले एक दशक से सऊदी अरब का भारत में निवेश 60 गुना तक बढ़ा है, और 60 गुना ज़्यादा निवेश किया है। साल 2020 में ही सऊदी अरब ने भारत में एक बार में 3.13 अरब डॉलर का भारी भरकम निवेश किया था, और वर्तमान में भारत के साथ 100 अरब डॉलर के दीर्घकालिक निवेश पैकेजों पर काम कर रहा है। कतर भारत की ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी है। कतर भारत के सबसे ज़्यादा लिक्विड नेचुरल गैस सप्लाई करने वाला मुस्लिम देश है। भारत को ये गैस प्राप्त होती है। ओमान और इंडोनेशिया जो भारत के महत्वपूर्ण साझेदार हैं। ओमान खाड़ी देशों में भारत का सबसे पुराना रणनीतिक साझेदार है। वहीं दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी, मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया, भारत की जो विदेश नीति है, एक्ट ईस्ट नीति, उस नीति का मुख्य स्तंभ इंडोनेशिया है, जिसके साथ हमारा सालाना व्यापार अरबों डॉलर का है। हमारा सवाल सिर्फ इतना सा है, वो सवाल स्पष्ट है, क्या यूएई या अन्य मुस्लिम राष्ट्रों की सड़कों और गगनचुंबी इमारतों को अपने पसीने से सींचने वाले, उन्हें बनाने वाले, वहाँ काम करने वाले लाखों भारतीय मजदूरों की सुरक्षा इसी नफरत के साए में सुनिश्चित होगी जो भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। जब देश के भीतर अल्पसंख्यकों को हाशिए पर ढकेला जाता है, सामाजिक और आर्थिक रूप से उनका बहिष्कार करने की कोशिश होती है, तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि एक अच्छे लोकतंत्र की नहीं बल्कि एक खंडित समाज की निश्चित ही बनती हुई नजर आती है, जिसका जिक्र अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी होता है। आर्थिक प्रगति कभी भी सामाजिक अन्याय की बुनियाद पर तो खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन सरकार ये अन्याय की बुनियाद पर खड़ी करना चाहती है। बाहर की दुनिया से केवल तब तक आर्थिक फ़ायदा नहीं ले सकते जब तक आप अपने घर के भीतर अमन और इंसाफ का माहौल ना बनाएं। वासुदेव कुटुंबकम और सबका साथ सबका विकास जो नारा है, इस जैसे नारे केवल विदेशी ज़मीन पर तालियां बटोरने के लिए तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन देश के मुसलमानों को जो आखिरी सफ़ में खड़े हुए हैं उनको ये महसूस नहीं हो रहा। उनको तो सिर्फ नफरत दिखाई जा रही है। हम एक ऐसा भारत चाहते हैं जहाँ नीतियाँ मुनाफे से नहीं बल्कि हमारे संविधान की प्रस्तावना से तय हों, संविधान के मुताबिक हों, समानता के मुताबिक हों, भाईचारे के मुताबिक हो। सच्चा सामाजिक न्याय तभी आएगा जब नफरत की इस राजनीति का अंत होगा और देश का हर नागरिक, चाहे उसका धर्म कोई भी हो, खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करेगा।